अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह वीडियो को एंजॉय करेंगे। आज हम लोग इश्क ख्वाब दास्तान मोहब्बत किस्त नंबर 4 का पार्ट 1 रीड करेंगे। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। आयशा अपने ऑफिस में गुस्से से टहल रही थी जब अचानक इसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला। सामने एक बहुत मॉडर्न लड़की थी। सफ़ेद प्रिंटेड ट्राउज़र, ब्लैक शर्ट के ऊपर सफ़ेद प्रिंटेड जैकेट जो कि इसके सफ़ेद प्रिंटेड ट्राउज़र से मैच करती थी। वो एक खूबसूरत लड़की थी। क्रिस्टल ग्रे आंखें, बारीक होंठों पर लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाए, आंखों पर स्याह रंग लाइंस और बाएं हाथ में पकड़ा ब्रांडेड बैग। वो बहुत हसीन और मगरूर लड़की लगती थी। जी आप कौन? मायसा ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं अनुषा मुबशिर, शमशेर अली इब्राहिम की बेटी और इब्राहिम इंडस्ट्रीज की CEO और इस शहर की नंबर 1 बिजनेस वूमेन। मैंने सोचा चलो देख कर तो आऊँ कि मुझ जैसे खूबसूरत और दौलतमंद लड़की को छोड़कर मुर्तसिम यज़दानी कौन सा हीरा उठा के लाया है। लेकिन अफसोस, देखने को क्या मिल रहा है, एक मामूली पत्थर। बल्कि खैर, पत्थर भी खूबसूरत होता होगा, तुम तो वो भी नहीं हो। नुशी का लहजा मजाक उड़ाने वाला था। वो मायसा की अबाया को देखते हुए बोल रही थी और ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे इसने कोई अनोखी और इंतहाई कमतर चीज़ देख ली हो। दरहकीकत वो अबाया पहनने वाली लड़कियों को निहायत कमतर, गरीब और सड़क छाप समझती थी। गलत फहमी है तुम्हारी। दरहकीकत मैं निहायत अनमोल और नायाब ही हूँ। वो क्या है ना, जो चीज़ निहायत अनमोल और नायाब होती है इसे हमेशा छुपा कर रखा जाता है। जैसे कि इस वक्त मैं तुम्हें नज़र आ रही हूँ छुपी हुई, ताकि कोई मुझे देख ना ले और मेरी कीमत का अंदाज़ा ना लगा ले कि मैं कितनी अनमोल और नायाब चीज़ हूँ। और तुम इस डब्बे की तरह हो जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है और अंदर कुछ भी नहीं होता। खोखलापन। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से पैसे, तुम्हारे बाप का नाम, इस CEO की कुर्सी और साथ में तुम्हारे ये ब्रांडेड कपड़े हटा दिए जाए ना, तो तुम्हारी पर्सनालिटी में बचता क्या है? खोखली शख्सियत, ज़ीरो, कुछ भी नहीं हो तुम। और तुम मुझे पत्थर कह रही थी और वो भी इनफैक्ट तुम्हारे मुताबिक कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हें लगूंगी भी कैसे? वो क्या है ना, इस वक्त मैं पूरी तरह से कवर हूँ और हिफाजत में वही चीज़ रहती है जो अनमोल हो, जैसे कि मैं। और कुछ चीज़ों की हिफाजत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं होती, जैसे कि तुम। उंगली से अनुषा की तरफ इशारा करते वो ये सारी बातें कहती अनुषा का दिमाग घुमा चुकी थी, पूरी तरह से घुमा चुकी थी। अनुषा ने सोचा था कि वो कमज़ोर और बेचारी सी लड़की होगी जिसे वो जलील करेगी, लेकिन अफसोस वो एक बहादुर लड़की थी। यह अलग बात है कि वो अपनी चची और अपनी ताई की इज्जत करती थी, जिसकी वजह से वो इन्हें कोई जवाब नहीं देती थी क्योंकि उन्होंने इसे पाला था, इसे पढ़ाया था, इसे कॉलेज जाने का मौका फराहम किया था। तो क्या हुआ कि वहाँ इसका काम अपनी सौतेली बहनों के बैग्स उठाना, उनकी असाइनमेंट्स तैयार करना था और इसके साथ साथ उनके लिए नोट्स तैयार करना भी इसके कामों में शामिल था। ये पीछे से जो भी शोर आ रहा है आप इसे इग्नोर करें। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकती पीछे से आने वाले शोर से रिलेटेड, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये शोर ना हो। हम लोग अपना नॉवल कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये सारे काम अपनी खुशी से करती थी। लेकिन अनुषा जैसी लड़की की बातें वो सुने और फिर बर्दाश्त करे और अपनी ज़ात पे उठने वाली उंगली और बातें खामोशी से सुने, ये मुमकिन नहीं था। वो एक पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता और बाएतमाद लड़की थी जिसने चंद ही पल में अनुषा के अल्फाज और जुमले इसके मुंह पर दे मारे थे। ना जाने और कितने सितम बाकी हैं, न जाने और कितनी गिरहें बाकी हैं, जाने कब फना होना है जान को, न जाने कितनी सांसें बाकी हैं। दिल पर बड़ा बोझ इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है और ये बोझ हाथों की लकीरों का नहीं बल्कि अपनों का होता है। एक लम्हे में खून सफ़ेद हो जाते हैं, एक लम्हे में
सिर्फ एक लम्हे, वो सिर्फ एक लम्हा था जब इससे इसके चलने की सलाहियत छीनी थी, लेकिन वो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन पर कायम लड़का अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था। इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, मगर इसकी आंखें वो तो एक दर्द की अजब दास्तान बयां कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था कि अचानक इसके दिल में दर्द उठा जब इसने चावलों से भरा चम्मच जो कि वो अपने मुंह की जानिब ले जा रहा था छोड़ा और फौरन अपने दिल पर हाथ रखा। तकलीफ के मारे इसके मुंह से एक सिसकी तक न निकल सकी, जबकि इसके सामने बैठी सिदरा बेगम ये देखकर परेशान हो गई कि आखिर इनके नौजवान बेटे को हुआ क्या है। और इसके दाहिनी तरफ बैठे हयाम ने भी अपनी व्हील चेयर को इसकी जानिब घुमाया। गाइस, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे यकीन है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें रिसेंटली जो नोवेल कंप्लीट हुआ है उसका भी आप लोगों ने कुछ नहीं बताया था, जबकि एक हफ्ते बाद कमेंट्स आना शुरू हुए थे कि हमें पीडीएफ चाहिए। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अभी से बता दें। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं ना? हयाम ने जल्दी से इसके हाथ थामते हुए इससे सवाल किया। हयाम, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो। हाय अल्लाह, मेरे बच्चा, ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। सिदरा बेगम ने आंखों से आंसू बहाते हुए हयाम को एम्बुलेंस को कॉल करने का हुक्म दिया। बेटे की परेशानी देखते हुए हयाम को हुक्म दिया। हयाम ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की, लेकिन इससे पहले ही मुबश्शिर के सांसें बंद हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सांसों की डोरी टूट गई तो क्या गम, सांसों की डोरी टूट गई तो क्या गम, अभी तो आगे कई मंजिलें बाकी हैं। और किसने कहा कि जिंदगी का इख्तिताम हुआ, और किसने कहा कि जिंदगी का इख्तिताम हुआ, अभी तो जिंदगी का आगाज बाकी है। और मुझे देखकर यूं न रो मेरे हमदर्द, और मुझे देखकर यूं न रो मेरे हमदर्द, अभी तो तुझसे मेरी ये जुदाई बाकी है। गाइस, डोंट कॉपी माई एनी टाइप ऑफ कंटेंट। अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो मेरी इजाज़त लें पहले, अदरवाइज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉपी ना करें। हर सू दुख दर्द गम का आलिम था। सिदरा बेगम ने अपना नौजवान बेटा खो दिया था। इनके घर में सफ़ेद मातम बिछा हुआ था। आयशा ने तलाक का मुतालबा किया था, लेकिन अफसोस तलाक से पहले ही वो बेवा बन चुकी थी। मुबश्शिर इसे अपनी बेवा बनाकर छोड़ गया था। इसका बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया नहीं था, जिसकी पैदाइश के बाद मुबश्शिर आयशा के तलाक का मुतालबा पूरा करने वाला था, वो इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुका था। इससे बड़ी और दुख की दास्तान क्या होगी? हो सकती थी कि महज 28 साल की उम्र में बिना अपनी औलाद को देखे वो इस दुनिया से रुखसत हो गया था। हयाम सिदरा बेगम को संभालने में लगी थी, जबकि आयशा एक तरफ बैठी रो रही थी। दर हकीकत तो इसे कोई गम न था, जबकि कुछ लोगों ने तो इस घर को कोई शादी ब्याह का फंक्शन ही समझ लिया था, जबकि घर के तमाम लोग जिनसे इनका अजीज छिन चुका था। हयाम जिसका वो भाई था, सिदरा बेगम जिनका वो बेटा था, वो अपने गम में निढाल थे। गाइस, आप लोग आराम सुनिए जरा।
सिद्रा बेगम जिनका वो बेटा था वो अपने कमरे में ढाल थे, जबकि एक कोने में बैठी आयशा भी रो रही थी। जो भी हो, इसे भी अपने बेवा होने का दुख था, जबकि बाकी रिश्तेदारों ने तो ऐसे ही थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो किसी शादी की तकरीब में बैठे हों। अपने लिए कुर्सियां लगवाए वो बड़े इत्मीनान और सुकून से कोल्ड ड्रिंक और इसके साथ बाकी दूसरे लवाजमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मुश्ताक बड़ा भाई होने के नाते तमाम इंतजामात देख रहा था, जबकि मुबश्शरा अपने ससुराल वालों की खिदमतों में लगी हुई थी। अचानक सिद्रा बेगम बेहोश हो गई तो हर तरफ भगदड़ मच गई। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। अस्पताल के कॉरिडोर में मुश्ताक और उसकी बीवी नाइमा बैठे हुए थे जब डॉक्टर ने आकर सिद्रा बेगम के इंतकाल की खबर दी। हयाम की तो दुनिया ही लौट चुकी थी। इसकी माँ और इसका भाई दोनों ही इसे छोड़कर जा चुके थे। इस घर में और था ही कौन जो इसका ख्याल रखता। मुश्ताक तो अपनी बीवी नाइमा और अपने बच्चों समेत कराची में सेटल था, जबकि मुबश्शरा का ससुराल गुजरांवाला में था। इस घर में सिर्फ सिद्रा बेगम, मुबश्शर और इसकी बीवी आयशा और हयाम क़याम पज़ीर थे। सो गाइस, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुबश्शरा और मुश्ताक हयाम की शादी हमारे हीरो हमजा से करवा देंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और आप लोग मज़ीद ये ज़रूर बताएं कि आप लोग इस नावल को PDF फॉर्म में चाहते हैं या नहीं। आप लोगों की राय निहायत कीमती होती है, इसलिए अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूला करें। अगर आप लोगों को नावल में कोई मिस्टेक नज़र आती है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि राइटर को ये जानने में बड़ी खुशी होती है कि उनके जो रीडर्स हैं उसको उनका कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और लाइक करना ना भूला करें। या आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है जो एक राइटर को जब रिसीव होता है तो उसे खुशी महसूस होती है।